और भी कई वजहें थी जिनकी वजह से दुनिया का उस भयानक घर से अगले 6 साल तक भागने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। हफ्ते हफ्ते शक आप दुनिया को जानते हैं, बेशक आप जानते हैं कि वह कितनी चालाक है और उसकी कितनी मजबूत इच्छा शक्ति है। दुनिया बहुत कुछ सह सकती है और सब कुछ मुश्किल हालात में भी वह अपनी मजबूती बनाए रखने की हिम्मत रखती है। उसने मुझे हर बात के बारे में नहीं लिखा भी नहीं, क्योंकि मुझे बुरा लगने का डर था। हालांकि हम लगातार बातचीत करते रहते थे। यह सब कुछ बहुत अचानक खत्म हो गया। मार्फा पेत्रोवना ने गलती से अपने पति को बगीचे में दुनिया से गुजारिश करते हुए सुन लिया था और इस बात का बिल्कुल गलत मतलब निकालते हुए उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। यह मानते हुए कि वह ही इस सब की वजह से बगीचे में उ- उसी जगह के बीच उस भयानक सीन हुआ। माफ्रा पेत्रोवना ने दुनिया को भी मारा, कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया और पूरे 1 घंटे तक उस पर चिल्लाती रही और फिर ऑर्डर दिया कि दुनिया को तुरंत एक सादी किसान की गाड़ी में मेरे पास भेज दिया जाए, उस जिसमें उन्होंने उसका सारा सामान, उसके लिनन और उसके कपड़े, सब कुछ बिना मोड़े पैक कर दिया, अस्त व्यस्त फेंक दिया और तेज बारिश भी हुई और दुनिया को बेइज्जत और शर्मिंदा होकर एक किसान के साथ एक खुली गाड़ी में पूरे 17 मील शहर जाना पड़ा। जरा सोचो, 2 महीने पहले तुम्हारे जो लेटर में मिला था, उसका मैं क्या जवाब दे पाती और क्या लिख पाती। मैं बहुत परेशान थी। मैंने तुम्हें सच में लिखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि तुम बहुत ही दुखी, शर्मिंदा और गुस्से में होती, और फिर भी तुम क्या कर सकती थी? तुम शायद खुद को ही बर्बाद कर सकती थी, और वैसे भी दुनिया इसकी इज्जत नहीं देती। और जब मेरा दिल इतना दुखी था तो मैं अपने लेटर को छोटी मोटी बातों से भर देती। पूरे 1 महीने तक शहर में इस कांड की गपशप होती रहती और बात यहाँ तक पहुँच गई कि दुनिया में मैं चर्च जाने की भी हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि लोग हमें बुरी नज़र से देखते, फुसफुसाते और यहाँ तक कि हमारे बारे में ज़ोर से बातें करते। हमारे सभी जान पहचान वाले हमसे दूर रहते। सड़क पर कोई सड़क पर कोई हमें सलाम भी नहीं करता। और मुझे पता चला कि कुछ दुकानदार और क्लर्क हमारी बेइज्जती करने की सोच रहे थे। हमारे घर के गेट पर पिच लगा रहे थे ताकि मकान मालिक हमें यह कहने लगे कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। यह सब मार्फा पेत्रोवना ने शुरू किया था, जो दुनिया की बुराई करने और हर घर में उस पर गंदगी फेंकने में कामयाब रही। वह आस पड़ोस में सभी को जानती थी और उस महीने वह लगातार शहर आ रही थी, और क्योंकि वह काफ़ी बातूनी और अपने घर के मामलों के बारे में गपशप करने और खासकर अपने पति की शिकायत करने की शौकीन है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए कुछ समय में उसने अपनी कालीन कुछ कुछ समय में उसने अपनी कहानी न सिर्फ शहर में बल्कि पूरे आसपास के ज़िले में फैला दी। इससे मुझे बुरा लगा, लेकिन दुनिया में मुझसे बेहतर बेहतर तरीके से इसे झेला, और काश तुम देख पाते कि उसने यह सब कैसे सहा और मुझे दिलासा देने और खुश करने की कोशिश की। वह एक फरिश्ता है, लेकिन भगवान की दया से हमारी तकलीफें कम हो गई। मिस्टर स्विरिदियाग्लाइव होश में आ गए और उन्होंने पछतावा हुआ और शायद दुनिया के लिए दुख महसूस करते हुए उन्होंने मार्फा पेत्रोवना के सामने दुनिया की बेगुनाही का पूरा दुनिया की बेगुनाही का पूरा और पक्का सबूत रखा, एक लेटर के रूप में, जिसे दुनिया को लिखकर उन्हें देने के लिए मजबूर किया गया। इससे पहले कि मार्फा पेत्रोवना उनके बगीचे में मिले, यह लेटर, जो उनके जाने के बाद मिस्टर स्विद्रिया गाइलोव के हाथ में रहा, उन्होंने लिखा कि वे पर्सनल सफाई और सीक्रेट इंटरव्यू से मना कर दें, जिसके लिए वह उनसे गुजारिश कर रहे थे। वो उस लेटर में उन्होंने मार्फा पेत्रोवना के साथ उनके घटिया बर्ताव के लिए उन्हें बहुत गुस्से से डांटा। उन्हें याद दिलाया कि वह एक परिवार के पिता और मुखिया हैं। उन्हें बताया गया कि वे एक बेसहारा लड़की को, जो पहले से ही काफ़ी दुखी है, परेशान करना और दुखी करना उनकी कितनी बदनामी है। सच में प्रिय रोधा, यह खत इतने
अच्छे और दिल को छू लेने वाले तरीके से लिखा गया है कि जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं रो पड़ी, और आज भी मैं इसे बिना आंसू के नहीं पढ़ पाती। इसके अलावा नौकरों के सबूतों से भी दुनिया की इज्जत साफ हो गई। उन्होंने मिस्टर स्वीद्रियागाइलोव के अंदाजे से कहीं ज्यादा और देखा और जाना था। जैसा कि नौकरों के साथ हमेशा होता है, माफ्रा पेत्रोवना पूरी तरह से हैरान होगी, और जैसा उन्होंने खुद हमसे कहा, फिर से टूट गई। लेकिन उन्हें दुनिया की बेगुनाही का पूरा यकीन था। अगले ही दिन रविवार होने के कारण वह सीधे कैथेड्रल गई, घुटनों के बल बैठी और आंसुओं के साथ अवर लेडीज से प्रार्थना की कि उन्हें इस नई परीक्षा के सहने और अपना फर्ज निभाने की ताकत दे। फिर वह सीधे कैथेड्रल में हमारे पास आई और हमें पूरी कहानी सुनाई। फूट फूट कर रोई और पूरी तरह से पछतावे में उन्होंने दुनिया को गले लगाया और उससे माफ करने की गुजारिश की। उसी सुबह बिना किसी देरी के वह शहर के सभी घरों में हर जगह गई। आंसू बहाते हुए उसने सबसे तारीफ भरे शब्दों में दुनिया की बेगुनाही और उसकी भावनाओं और उसके व्यवहार की अच्छाई पर जोर दिया। और तो और उसे दुनिया की लिखी हुई मिस्टर सद्रिगाइलोव से लिखी चिट्ठी सबको दिखाई और पढ़कर सुनाई, और उन्हें उसकी कॉपी कॉपी भी लेनी थी, जो मुझे लगता है कि फालतू था। इस तरह वह कई दिनों तक पूरे शहर में गाड़ी चलाने में बिजी रही, क्योंकि कुछ लोगों को पहले दूसरों को दिए जाने से बुरा लगा, और इसलिए उन्हें बारी बारी से करना पड़ा, ताकि हर घर में उसके आने से पहले उसका इंतजार किया जा सके। और हर कोई जानता था कि फला दिन मार्फा पेट्रोवना फला जगह पर चिट्ठी पड़ेगी, और लोग हर बार उसे पढ़ने के लिए इकट्ठा होते थे। यहाँ तक कि कई ऐसे भी थे जिन्होंने ऐसे अपने घरों में और दूसरों के घरों में कई बार सुना था। मेरी राय में यह सब बहुत बहुत ज्यादा और गैर कानूनी था, लेकिन यही मार्फा पेट्रोवना का कैरेक्टर था। खैर, वह दुनिया की इज्जत पूरी तरह से वापस बनाने में कामयाब रही, और इस मामले की पूरी बदनामी उसके पर पति पर एक कभी न मिटने वाली बदनामी की तरह आ गई, क्योंकि वह अकेला दोषी था। इसलिए मुझे सच में उसके लिए बुरा लगने लगा। यह सच में उसे पागल आदमी के साथ बुरा बर्ताव था। दुनिया को तुरंत कई परिवारों में पढ़ने के लिए कहा गया था, लेकिन उसे मना कर दिया। अचानक सब लोग उसके साथ बहुत इज्जत से पेश आने लगे, और इससे सब ने वह घटना घटी जिससे कोई कह सकता है अब हमारी पूरी किस्मत बदल गई है। तुम्हें पता होना चाहिए कि प्यारे रोदा की दुनिया का एक लड़का और वह उससे शादी करने के लिए पहले से ही राजी हो चुकी है। मैं तुम्हें यह सबसे जल्दी से बता रहा हूँ, हालांकि यह तुम्हारा मंजूरी के बिना तय किया गया है। मुझे लगता है कि मुझे इस वजह से तुम्हें मुझसे और तुम्हारी बहन से कोई नाराजगी नहीं होगी, क्योंकि तुम देखोगे कि हम इंतजार नहीं कर सकते थे और तुमसे सुनने तक अपना फैसला टाल नहीं सकते थे, और तुम मौके पर मौजूद हुए बिना सारी बातें नहीं जान सकते थे। ऐसा ही हुआ। वह पहले से ही एक काउंसलर के रैंक का है। प्योत्र प्योत्र पेत्रोविच लुजियन और मार्फा पेत्रोवना का दूर का रिश्तेदार है, जो इस शादी को करवाने में बहुत एक्टिव रही है। यह तब शुरू हुआ जब उसके जरिए हमसे जान पहचान करने की अपनी इच्छा जाहिर की। उसका अच्छे से स्वागत हुआ। उसने हमारे साथ कॉफ़ी पी, और अगले ही दिन उसने हमें एक लेटर भेजा जिसमें उसने बहुत अच्छे से एक ऑफर दिया और जल्दी और पक्का जवाब देने की गुजारिश की। वह बहुत बिजी आदमी और पीटर्सबर्ग पहुंचने की बहुत जल्दी में है, इसलिए उसके लिए हर पल कीमती है। शुरू में जाहिर है हम बहुत हैरान हुए, क्योंकि यह सब इतनी जल्दी और अचानक हुआ था। हमने पूरे दिन इस बारे में सोचा और बात की। वह एक अमीर आदमी है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। सरकार में उसे 2 पद हैं और उसने पहले ही अपनी किस्मत बना ली है। यह सच है कि वह 45 साल का, लेकिन वह दिखने में काफी आकर्षक है, और औरतें उसे अब भी आकर्षक समझ सकती हैं। वह कुल मिलाकर एक बहुत ही इज्जतदार और दिखाने में अच्छा आदमी है। वह बस थोड़ा उदास और कुछ घमंडी लगता है, लेकिन शायद पहली नजर में वह सिर्फ यही इंप्रेशन डालता। और सावधान रहना प्यारे रोदा, जब वह पीटर्सबर्ग आए, जैसा कि वह जल्दी आएगा, तो उसे बहुत जल्दबाजी में और सख्ती से जज से सावधान रहना, जैसा कि तुम्हारा तरीका। अगर तुम्हें उसमें पहली नज़र में कुछ ही पसंद नहीं आया था, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। हालांकि मुझे यकीन है कि वह तुम पर असर डालेगा। इसके अलावा किसी भी आदमी को समझाने के लिए सोच समझकर और सावधान रहना चाहिए, ताकि पहले से बनी राय और गलत विचार न बन जाए, जिनके बाद में ठीक करना और
उनसे उबरना बहुत मुश्किल होता है। और प्योत्र पेत्रोविच कई बातों को देखते हुए वह बहुत ही काबिल आदमी, और अपनी पहली मुलाकात में उन्होंने हमें बताया कि वह एक प्रैक्टिकल आदमी है। लेकिन फिर भी जैसा कि उन्होंने कहा, वह हमारी सबसे नई पीढ़ी के कई विचारों को मानते हैं, और वह सभी पहले से बनी बनी राय के खिलाफ। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा, क्योंकि वह थोड़े घमंडी लगते हैं और उन्हें सुनना पसंद है। लेकिन यह कोई बुरी आदत नहीं है। मुझे तो इनमें से बहुत कम समझ आया, लेकिन दुनिया ने मुझे समझाया कि भले ही वह ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, लेकिन वह चालाक है और अच्छे स्वभाव का लगता है। तुम अपनी बहन का नेचर जानते हो, रोदा। वह एक पक्के इरादे वाली, समझदार, सब्र रखने वाली और एक दिलदार लड़की है। लेकिन उसका दिल बहुत जोशीला है, जैसे कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बेशक न तो उसकी तरफ से और न ही उसकी तरफ से बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन दुनिया एक चालाक लड़की है, और उसका दिल एक फरिश्ते जैसा है। और वह अपने पति को खुश रखना अपना फर्ज समझेगी, जो अपने तरफ से खुशी का ध्यान रखेगा। इस पर हमें शक करने की कोई अच्छी वजह नहीं है। हालांकि यह मानना होगा कि यह मामला बहुत जल्दबाजी में तय किया गया है। इसके अलावा वह बहुत समझदार आदमी, और वह खुद का पक्का देख लेगा। उसकी अपनी खुशी इतनी ही सुरक्षित होगी, दुनिया उसके साथ उतनी ही खुश और और जहां तक कुछ कमियां व कुछ आदतें, और यहाँ तक कि कुछ अलग अलग राय की बात है, जो सच में सबसे खुशहाल शादी में भी होती हैं। दुनिया ने कहा कि इन सब बातों के लिए वह खुद पर भरोसा करती है कि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, और वह बहुत कुछ सहने को तैयार है, अगर उनका आगे का रिश्ता इज्जतदार और सीधा साधा हो। मिसाल के तौर पर, शुरू में मुझे लगा कि वह थोड़ी अचानक बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह एक बेबाक आदमी है, और इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा ही है। मिसाल के तौर पर, जब वह दूसरी बार मिले तो दुनिया को मंजूरी मिलने के बाद बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया से जान पहचान बनाने से पहले उन्होंने एक अच्छी रेपुटेशन वाली लड़की से शादी करने का मन बना लिया था, बिना दहेज के, और सबसे बढ़कर ऐसी लड़की से जिसने गरीबी देखी हो। क्योंकि जैसा कि उन्होंने समझाया, एक आदमी को अपनी पत्नी का एहसानमंद नहीं होना चाहिए, बल्कि एक पत्नी के लिए अपने पति को अपना भला करने वाला मनाना बेहतर है। मुझे यह भी कहना होगा कि उन्होंने इसे मुझसे ज़्यादा अच्छे और तहजीब से कहा, क्योंकि मैं उनकी असली बातें भूल गया हूँ, सिर्फ उनका मतलब याद है। और इसके अलावा यह साफ है कि जानबूझकर नहीं कहा गया था, बल्कि बातचीत के जोश से निकल गया था। इसलिए उन्होंने बाद में खुद को ठीक करने और मामले को सुलझाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी मुझे यह थोड़ा बदतमीज लगा, और मैंने बाद में दुनिया से ऐसा ही कहा। लेकिन दुनिया नाराज हो गई, और उसने जवाब दिया कि शब्द कम नहीं होते, और यह बात बिल्कुल सच है। दुनिया पूरी रात सोई नहीं। फिर उसने अपना मन बना लिया, और यह सोचकर कि मैं सो रहा हूँ, वह बिस्तर से उठी और पूरी रात कमरे में इधर उधर घूमती रही। आखिर में वह आइकॉन के सामने घुटनों के बल बैठी और बहुत देर तक और दिल से प्रार्थना करती रही। और सुबह उसने मुझे बताया कि उसने फैसला कर लिया है। मैंने पहले ही बताया कि वह प्योत्र पेत्रोविच अभी पीटर्सबर्ग जा रहे हैं, जहां उनका बहुत सारा बिजनेस है, और यह लीगल ब्यूरो खोलना चाहते हैं। वह कई सालों से सिविल और कमर्शियल केस लड़ रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक जरूरी केस जीता है। उन्हें पीटर्सबर्ग में ही होना ही है, क्योंकि सीनेट में उनका एक जरूरी केस है। तो रोदा प्यारी, वह तुम्हारे लिए हर तरह से बहुत काम के हो सकते हैं, और दुनिया और इस बात पर राजी हो गए कि आज से तुम पक्का अपना करियर शुरू कर सकती हो और सोच सकती हो कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे लिए तय और पक्का है। ओह काश ऐसा हो जाए। यह इतना फायदा होगा कि हम इसे सिर्फ भगवान का आशीर्वाद ही मान सकते हैं। दुनिया और कुछ नहीं सोच रही। हमने तो प्योत्र पेत्रोविच से इस बारे में कुछ बातें करने की हिम्मत की है। वह अपने जवाब में सावधान थे, और उन्होंने कहा कि बेशक, क्योंकि वह बिना सेक्रेटरी के नहीं रह सकते, इसलिए किसी अजनबी के बजाय किसी रिश्तेदार को सैलरी देना बेहतर होगा अगर वह कामों के लिए फिट हो। जैसा कि हालांकि तुम्हारे फिट होने पर शक हो सकता है, लेकिन
उसने उन्हें उस लेकिन फिर उसने शक जताया कि क्या यूनिवर्सिटी में तुम्हारी पढ़ाई के बाद तुम्हें उसके उसके ऑफिस काम करने का टाइम मिलेगा। यह बात कुछ समय के लिए रुक गई, लेकिन दुनिया अब किसी और चीज़ के बारे में सोच नहीं रही थी। उसे पिछले उसे पिछले कुछ दिनों में एक तरह का बुखार है, और उसने पहले ही एक रेगुलर प्लान बना लिया है कि तुम आखिर में प्योत्र पेत्रोविच के बिजनेस में एक एसोसिएट और यहाँ तक कि पार्टनर बनो, जो हो भी सकता है। यह देखते हुए कि तुम लोग स्टूडेंट हो, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। रोदा और उसके सभी प्लान्स और उम्मीदों को समझता हूँ, और मुझे लगता है कि उनके सच में होने की पूरी संभावना है। और प्योत्र पेत्रोविच की टाल मटोल करने के बावजूद, जो अभी बहुत नेचुरल है क्योंकि वह तुम्हें जानता है, दुनिया को पक्का यकीन है कि वह अपने होने वाले पति पर अपने अच्छे असर से और से सब कुछ हासिल कर लेगी। वह इस बात का अंदाजा लगा रही है। बेशक हम प्योत्र पेत्रोविच से इन दूर के प्लान के बारे में बात न करने में सावधान है, खासकर तुम्हारे उसके पार्टनर्स बनने के बारे में। वह एक प्रैक्टिकल आदमी है और शायद इसे बहुत ठंडे दिमाग से ले। यह सब उसे बस लग सकता है एक दिन का सपना है। न ही दुनिया ने और न ही मैंने उसे इस बारे में एक शब्द कहा है कि हमें तुम्हारी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का खर्च उठाने में उसकी मदद की कितनी बड़ी उम्मीदें हैं। हमने पहले तो इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि यह बाद में अपने आप ही हो जाएगा। वह बिना कुछ बर्बाद किए खुद से करने की पेशकश करेगा कि वह दुनिया को मना कर सकता है, और भी आसानी से, क्योंकि तुम अपनी कोशिशों से ऑफिस में उसका दाहिना हाथ बन सकती हो। और यह मदद दान के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की से कमाई की गई सैलरी के तौर पर ले सकती हो। दुनिया यह सब इसी तरह करना चाहती है, और मैं उसे पूरी तरह से सहमत हूँ। और हमने अपने प्लान के बारे में किसी और से बात नहीं की, क्योंकि मैं खास तौर पर चाहता था कि जब आप अपनी पहली बार उनसे मिलें तो आपको बराबरी का महसूस हो। जब दुनिया ने उनसे तुम्हारे बारे में जोश से बातें की, तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई भी किसी आदमी को करीब से देखे बिना उसके बारे में राय नहीं बना सकता, और जब वह तुमसे मिलेंगे तो अपनी राय बनाने के लिए उत्सुक हैं। क्या तुम जानती हो कि मेरी प्यारी रोदा, मुझे लगता है कि शायद कुछ वजहों से, हालांकि पेत्रोविच से कोई लेना देना नहीं है, बस मेरी अपनी शायद बूढ़ी औरत जैसी सोच के लिए शादी के बाद उनके साथ रहने के बजाय मेरे लिए अकेले अलग रहना बेहतर होगा। मुझे यकीन है कि वह इतने उदार और नाजुक होंगे कि मुझे बुलाएंगे और भविष्य में अपनी बेटी के साथ रहने के लिए कहेंगे। और अगर उन्होंने अब तक इस बारे में कुछ नहीं कहा तो सिर्फ इसलिए कि इसे मान लिया गया है, लेकिन मैं मना कर दूंगी। मैं अपनी जिंदगी में एक से ज्यादा बार देखा है कि पत्नियों की अपनी सास के साथ ठीक से नहीं बनती, और मैं किसी के रास्ते में जरा भी नहीं आना चाहती, और अपनी भलाई के लिए भी मैं पूरी तरह से आज़ाद रहना चाहती हूँ, जब तक मेरे पास अपनी रोटी का टुकड़ा हो और तुम्हारे और दुनिया जैसे बच्चे हों। अगर हो सका तो मैं तुम्हारे आसपास कहीं बस जाऊंगा, क्योंकि प्यारे रोदा, क्योंकि मैंने अपने खत के आखिर में एक खुशी की खबर रखी है। तो जान लो मेरे प्यारे बेटे, कि शायद हम सब बहुत कम समय में ही एक साथ हो सकते हैं, और लगभग 3 साल के अलगाव के बाद एक दूसरे को गले लगा सकते हैं। यह पक्का है कि दुनिया और मैं पीटर्सबर्ग के लिए निकलेंगे। ठीक कब मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बहुत जल्द, शायद एक हफ्ते में। यह सब प्योत्र पेत्रोविच पर निर्भर करता है, जो हमें बताएगा कि जब उसे पीटर्सबर्ग में अपने आसपास देखने का समय मिलेगा। अपने इंतजाम के हिसाब से वह जल्द से जल्द सेरेमनी करना चाहता है, अगर हो सका तो अवर लेडी के व्रत से पहले भी, या अगर वह भी बहुत जल्द है तो तुरंत बाद। ओह, मैं तुम्हें कितनी खुशी से अपने दिल से लगा लूंगा। दुनिया तुम्हें देखने की खुशी के ख्याल से बहुत उत्साहित है। उसने एक दिन मजाक में कहा था कि वह सिर्फ इसी के लिए प्योत्र पेत्रोविच से शादी करने को तैयार होगी। वह एक परी है। वह अभी तुम्हें कुछ नहीं लिख रही है।
और उसने मुझसे बस इतना लिखने को कहा कि वह उसके पास इतना कुछ है कि तुम्हें बताने के लिए इतना कुछ है कि वह अभी कलम नहीं उठाएगी, क्योंकि कुछ लाइनें तुम्हें कुछ नहीं बताएंगी। कुछ लाइनें तुम्हें कुछ नहीं बताएंगी और इसका मतलब है सिर्फ खुद को परेशान करना होगा। वह मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें अपना प्यार और अनगिनत किस भेजूं, लेकिन हालांकि हम इतने जल्दी मिल रहे हैं, शायद मैं तुम्हें एक दो दिन में जितना हो सके उतना पैसा भेज दूं। अब जब सब सुन लिया तो दुनिया प्योत्र प्योत्रविच से शादी करने वाली है। दुनिया तो मेरे क्रेडिट अचानक बढ़ गई और मुझे पता है कि अफानासी इवानोविच अब मेरी पेंशन की सिक्योरिटी पर मुझ पर 75 रूबल तक भी भरोसा करेगा। तो शायद मैं तुम्हें 25 या 30 रूबल भी भेज सकूंगा। मैं तुम्हें और भी भेजूंगा, लेकिन मैं हमारे आने जाने के खर्च को लेकर परेशान हूँ, क्योंकि भले ही प्योत्र प्योत्रविच ने इतनी मेहरबानी की है कि कुछ खर्च उठाया सफ़र का कुछ खर्च उठाया उठाया है, लेकिन पीटर्सबर्ग पहुंचने पर हमें कुछ खर्च करना ही होगा जहां जहां हम कम से कम पहले कुछ दिनों तक आधे पैसे के बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन हमने दुनिया और मैंने एक एक पैसे तक का हिसाब लगा लिया है और हम देखते हैं कि सफ़र में ज़्यादा खर्च नहीं होगा। रेलवे स्टेशन से हमारी दूरी सिर्फ 90 मील है और हमें एक जान पहचान वाले ड्राइवर से तय कर लिया है कि ताकि हम तैयार रहें और वहाँ से दुनिया और मैं थर्ड क्लास में आराम से सफ़र तय कर सकते हैं। इसलिए मैं शायद आपको 25 नहीं बल्कि 30 रूबल भेज पाऊँगा, लेकिन बहुत हो गया। मैंने मैं पहले ही 2 पन्ने भर दिए हैं और अब लिखने की जगह नहीं बची है। हमारा पूरा इतिहास, लेकिन इतनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं और अब मेरी प्यारी रोदा, मैं तुम्हें गले लगाती हूँ और जब तक हम मिलते हैं तुम्हें माँ का आशीर्वाद भेजती हूँ। अपनी बहन दुनिया से प्यार करो रोदा, उसे वैसे ही प्यार करो जैसे वह तुमसे करती है और समझो कि वह तुमसे बहुत ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा प्यार करती है। वह एक फरिश्ता है और तुम रोदा, वह तुम्हारे लिए सब कुछ है, हमारी एक उम्मीद, हमारा एक दिलासा। अगर तुम खुश रहोगी तुम तो हम खुश रहेंगे। क्या तुम अब प्रार्थना करती हो रोदा, और हमारे बनाने वाले और हमारे बचाने वाले की दया पर विश्वास करते हो? मैं हूँ। मेरे मेरे दिल में डर है कि कहीं आज बेवफाई की जो नई भावना फैली है वह तुम पर भी न आ गई हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। याद करो प्यारे लड़के, बचपन में जब तुम्हारे पिता जिंदा थे तुम मेरे घुटनों पर बैठकर तुतलाकर प्रार्थना करते थे और उन दिनों हम सब कितने खुश थे। अलविदा, जब जब तक हम मिलें। मैं तुमसे प्यार से प्यार से ढेर सारे किस के साथ गले लगाती हूँ। मृत्यु तक तुम्हारा, पुलचेरिया रस्क्लोनिकोव। लगभग शुरू से ही जब चिट्ठी पढ़ रहा था रस्क्लोनिकोव का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन जब उसने उसे पढ़ना खत्म किया तो उसका चेहरा पीला और बिगड़ा हुआ था और उसके होठों पर एक कड़वी, गुस्से वाली और बुरी मुस्कान थी। उसने अपना सिर अपने घिसे पिटे गंदे तकिए पर रख लिया और बहुत देर तक सोचता रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसका दिमाग बेचैन था। आखिर में उसे छोटे से पीले कमरे में, जो एक अलमारी या बक्से जैसा था, तंग और घुटन महसूस हुई। उसकी आंखें और उसका दिमाग जगह के लिए तरस रहे थे। उसने अपनी टोपी उठाई और बाहर चला गया। इस बार किसी से मिलने का डर के बिना वह अपना डर भूल गया था। वह वासिलिवस्की अस्त्रो ओस्त्रो की तरफ मुड़ा। वासिलिवस्की प्रोस्पेक्ट के साथ साथ चल रहा था जैसा किसी काम से जल्दी में हो, लेकिन वह अपनी आदत के मुताबिक बिना रास्ता देखे, कुछ बुदबुदाते हुए और यहाँ तक कि खुद से जोर जोर से बोलते हुए चल रहा था, जिसे आने जाने वाले हैरान रह गए और उनमें से कई लोगों ने उसे नशे में समझा। अध्याय 4। उसकी माँ का खत उसके लिए तकलीफ दे था, लेकिन जहां तक उसमें किसी खास आदत का सवाल है, उसे खत पढ़ते समय भी एक पल के लिए भी हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई। जरूरी सवाल उसके मन में तय हो गया था और पक्का हो गया था
कि जब तक मैं जिंदा हूँ और मिस्टर ऐसी शादी कभी नहीं होगी। लूजीन भाड़ में जाए। बिल्कुल बिल्कुल बात बिल्कुल साफ है। उसने अपने फैसले की जीत की उम्मीद में एक बुरी मुस्कान के साथ खुद से कहा, नहीं माँ नहीं, दुनिया तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। और फिर वे मेरी सलाह न लेने लेने और मेरे बिना फैसला लेने के माफ़ी माफ़ी मांगते हैं। मैं कह सकता हूँ उन्हें लगता है कि अब तय हो गया है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हम देखेंगे कि यह हो सकता है कि है या नहीं। एक शानदार बहाना। प्योत्र पेत्रोविच इतने बिजी आदमी हैं कि उनकी शादी भी जल्दबाजी में लगभग एक्सप्रेस से करनी पड़ रही है। नहीं दुनिया, मैं देख रहा हूँ और मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, और मुझे यह पता है कि जब तुम पूरी पूरी रात इधर उधर घूम रही थी तो तुम क्या सोच रही थी। क्या काजान की पवित्र माँ के सामने तुम्हारी प्रार्थनाएं कैसी थी, जो माँ के बेडरूम में खड़ी है। गोलगोथा गोलगोथा की चढ़ाई मुश्किल है। तो आखिरकार यह तय हो गया। तुमने एक समझदार बिजनेसमैन अवदोत्या रोमानोवना से शादी करने का फैसला किया है, जिसके पास अच्छी खासी दौलत है। उसने पहले ही अपनी दौलत बना ली है। यह बहुत ही ज़्यादा ठोस और प्रभावशाली है। एक ऐसा आदमी जिसके पास 2 सरकारी पद हैं, जो हमारी सबसे उभरती हुई पीढ़ी के विचारों को मानता है जैसा कि माँ लिखती है, जो दयालु लगता है जैसा कि दुनिया खुद कहती है। यह सब कुछ मात देता है। वही दुनिया उसी लगता है के लिए शादी कर रही है। शानदार शानदार। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि माँ ने मुझे हमारी सबसे उभरती पीढ़ी के बारे में क्यों लिखा है। सिर्फ बताने के लिए या मिस्टर लुजीन के पक्ष में मुझे लुभाने के लिए। ओह कितनी चालाकी है उनकी। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, उस दिन और रात और उसके बाद से इतने समय में वे एक दूसरे के साथ कितने खुले थे। क्या यह सब शब्दों में कहा गया था, या दोनों समझ गए थे कि उनके दिल और दिमाग में एक ही बात है, इसलिए इस बारे में जोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है और नहीं बोलना बेहतर था। शायद कुछ हद तक ऐसा ही था। माँ के खत से यह साफ है कि माँ के खत से यह साफ है। वह उन्हें थोड़ा बदतमीज लगा और माँ ने अपनी सादगी में अपनी बातें दुनिया को बताई, और वह जरूर नाराज हो जाती। गुस्से में जवाब देती, मुझे तो लगता ही था है। कौन नाराज नहीं होगा होगा जब यह बात बिना किसी बोले वाले सवाल के एकदम साफ हो, और जब तक समझ में आ जाए कि यह इस बात पर इनकार करना बेकार है। वह मुझे क्यों दिखती है। दुनिया दुनिया से प्यार करती है रोदा दुनिया से प्यार करती है रोदा, और वह तुमसे खुद से भी ज्यादा प्यार करती है। क्या उसे अपने बेटी को अपने बेटों के लिए कुर्बान करने पर मन ही मन पछतावा हो रहा है। तुम ही हमारा एकमात्र सहारा हो और तुम ही हमारे लिए सब कुछ हो। ओह माँ। उसकी कड़वाहट और बढ़ती गई और अगर उस समय उसकी मुलाकात मिस्टर लुजीन से हो जाती तो वह शायद उनका मर्डर कर देता। हम हाँ यह सच है। उसने अपने दिमाग में घूम रहे विचारों को आगे बढ़ाते हुए कहा, यह सच है कि किसी आदमी को जानने के लिए समय और देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन मिस्टर लुजीन के बारे में कोई गलती नहीं है। मुख्य बात यह है कि वह एक बिजनेस वाले आदमी हैं और दयालु लगते हैं। यही था। कुछ तो बात है ना। उनके लिए बैग और बड़ा बॉक्स भेजना। एक अच्छा आदमी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी दुल्हन और उसकी माँ को बोरियों से ढकी एक किसान की गाड़ी में जाना है। मुझे पता है कि मैं उसमें बैठा हूँ। कोई बात नहीं, यह सब सिर्फ 90 वर्स्ट है और फिर वे 1000 वर्ष तक बहुत आराम से थर्ड क्लास में सफ़र कर सकते हैं। बिल्कुल सही भी। अपने कपड़े के हिसाब से कोट काटना चाहिए। लेकिन आपका क्या मिस्टर लुजियन, वह आपकी दुल्हन है और आपको पता होना चाहिए कि उसकी माँ को सफ़र के लिए पेंशन से पैसे जमा करने पड़ते हैं। पक्का यह बिजनेस का मामला है। आपसी फायदे के लिए पार्टनरशिप जिसमें बराबर हिस्सा और खर्चे हों। खाना पीना दिया जाएगा, लेकिन अपने तंबाकू से पैसे दो। बिजनेसमैन ने उनसे भी बेहतर किया। सामान उनके किराए से कम होगा और शायद मुफ्त हो जाएगा। ऐसा कैसे ऐसा कैसे है कि वे दोनों ये सब नहीं देख पाते, या वे जो देखना चाहते हैं वे खुश हैं। खुश, और यह सोचना कि यह तो बस पहला पहला फूल है और असली फल तो अभी आने वाला। लेकिन असल में जो बात मायने रखती है वह है कंजूसी।
नहीं, वह कंजूसी नहीं है, मतलबीपन नहीं है, बल्कि पूरी बात का लहजा मायने रखता है, क्योंकि शादी के बाद यही माहौल होगा। यह तो बस एक झलक है, और माँ भी। वह इतनी खर्चीली क्यों है? पीटर्सबर्ग पहुंचने तक उसके पास क्या होगा? 3 चांदी के रूबल, या जैसा वह कहती है 2 कागजी। वह एक बूढ़ी औरत। पीटर्सबर्ग में उसके बाद वह किस पर गुजारा करने की उम्मीद करती है? उसके पास पहले ही से ही यह अंदाजा लगाने के अपने कारण है। वह शादी के बाद दुनिया के साथ नहीं रह पाएगी, यहाँ तक कि पहले कुछ महीनों तक भी नहीं। वह नहीं, उस भले आदमी ने इस बारे में कुछ जरूर कहा होगा। हालांकि माँ इनसे इनकार करेगी, मैं मना करूंगी। वह वह कहती है, तो फिर वह किसका भरोसा कर रही है? क्या वह अफानासी इवानोविच का कर्ज चुकाने के बाद अपना 120 रूबल की पेंशन में से जो बचेगा उस पर भरोसा कर रही है? वह ऊनी शॉल बुनती है और कफ पर कढ़ाई करती है, जिससे उसकी बूढ़ी आंखें खराब हो रही हैं, और शॉल उसके 120 रूबल में हर साल 20 रूबल से ज़्यादा कहीं जुड़ते हैं, मुझे पता है। तो वह हर समय मिस्टर लुजीन की दरियादिली पर अपनी सारी उम्मीदें टिकाए हुए है। वह खुद से देगा, वह मुझ पर दबाव डालेगा। इसके लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़ सकता है। इन सिलेरेस्क नेक सिलेरेस्क नेक दिलों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। आखिरी पल तक हर हंस उनके लिए हंस होता है। आखिरी पल तक वे सबसे अच्छे की उम्मीद करते हैं और कुछ भी गलत नहीं देखते। और हालांकि उन्हें तस्वीर के दूसरे पहलू थोड़ा अंदाजा होता है, फिर भी वे तब तक सच का सामना नहीं करेंगे जब तक उन्हें मजबूर न किया जाए। इसके बारे में सोचकर ही वे कांप उठते हैं। वे सच को दोनों हाथों से दूर धकेल देते हैं, जब तक कि जिस आदमी को वे झूठे रंग में सजाते हैं वह अपने हाथों से उन पर बेवकूफ़ी की टोपी न पहना दे। मैं जानना चाहूँगा कि क्या मिस्टर लुजीन के पास कोई मेरिट है? मुझे यकीन है कि उनके बटन होल में अन्ना है, और जब वह कॉन्ट्रैक्टर या व्यापारियों के साथ डिनर पर जाते हैं तो इससे पहनते हैं। वह अपनी शादी में इसे भी जरूर रखेंगे। बस हो गया, लानत है। खैर माँ, मुझे इस पर कोई हैरानी नहीं है। यह उसके जैसा ही है। भगवान उसे आशीर्वाद दे। लेकिन हैरानी दुनिया को कैसे हैरानी हो सकती है? दुनिया डार्लिंग, जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं। जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब तुम करीब 20 साल की थी। मैं तुम्हें तब समझ गया था। माँ लिखती है कि दुनिया बहुत कुछ झेल सकती है। मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे यह 2.5 साल पहले पता था, और पिछले 2.5 साल से मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। बस यही सोच रहा हूँ कि दुनिया बहुत कुछ झेल सकती है। अगर वह मिस्टर स्वीद्रियागाइलोव और बाकी सब कुछ झेल सकती है तो वह निश्चित रूप से बहुत कुछ झेल सकती है। और अब माँ और उसने यह बात अपने दिमाग में बैठा ली है कि वह मिस्टर स्वीद्रिगाइलोव और बाकी सब कुछ झेल सकती है। लुजीन या दुनिया जो गरीबी से बहुत पत्नियों और अपने पति की मेहरबानी की वजह से सब कुछ पाने की बेहतरी की थ्योरी बताता है, जो इसे लगभग पहली मुलाकात में ही बताता है, मानो कि उसने बात निकालने की। हालांकि वह एक समझदार आदमी है, फिर भी शायद यह कोई गलती नहीं थी। लेकिन वह जल्द अपनी बात साफ करना चाहता है। लेकिन दुनिया वह आदमी को समझती है बेशक, लेकिन उसे आदमी के साथ रहना होगा। क्यों? वह काली रोटी और पानी पर जी लेगी, वह अपनी आत्मा नहीं बेचेगी। ओह, क्यों क्यों वह काली रोटी अपनी आत्मा नहीं बेचेगी? वह आराम के लिए अपनी नैतिक आज़ादी का सौदा नहीं करेगी। वह पूरे स्लेविंग होल्स्टीन के लिए नहीं बेचेगी। मिस्टर लुजीन के पैसे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, जब मैं दुनिया को जानता था तब वह ऐसी नहीं थी, और अब वह अब भी वैसी है, बेशक। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। स्वीद्री गाइलोव एक कड़वी गोली है। 200 रूबल के लिए इसके इलाके में गवर्नेंस बनाकर जिंदगी बिताना एक कड़वी बात है। लेकिन मुझे पता है कि वह किसी प्लांटेशन में निग्रो या किसी जर्मन मालिक के लिए लेट
बनकर रहना पसंद करेगी, बजाय इसके कि वह अपनी आत्मा और अपनी नैतिक इज्जत को नीचा दिखाए। खुद को हमेशा के लिए एक ऐसे आदमी से बांध कर जिसकी वह इज्जत नहीं करती और जिसके साथ वह कोई मेल नहीं है, अपने फायदे के लिए। और अगर मिस्टर लुजिन एकदम सोने से बने होते या एक बहुत बड़े हीरे के, तो भी वह कभी उनकी कानूनी रखेल बनने के लिए राजी नहीं होती। तो फिर वह क्यों मान रही है? इसका क्या मतलब है? जवाब क्या है? यह बिल्कुल साफ है, अपने लिए, अपने आराम के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। वह खुद को नहीं बेचेगी, लेकिन किसी और के लिए वह ऐसा कर रही है, जिसे वह प्यार करती है, जिसे वह बहुत पसंद करती है, उसके लिए वह खुद को बेच देगी। इसका यही मतलब है, अपने भाई के लिए, अपनी माँ के लिए वह खुद को बेच देगी। वह सब कुछ बेच देगी। ऐसे मामलों में जरूरत पड़ने पर हम अपनी नैतिक भावनाओं पर काबू पा लेते हैं। आज़ादी, शांति, ज़मीर, सब सब बाजार में आ जाते हैं। मेरी जान जाने दो। काश मेरे अपने खुश रह पाते। इससे इससे भी ज़्यादा हम कुस्सैट बन जाते। हम जूसूइटिकल बनना सीख जाते हैं और कुछ समय के लिए शायद हम शांत हो सकें। हम खुद को समझा सकते हैं कि किसी अच्छी चीज़ के लिए हमारा फ़र्ज़ है। यह बिल्कुल हमारी तरह, यह दिन की रोशनी की तरह साफ है। यह साफ है कि रोडियन रोमानोविच रस्कोल्निकोव ही बिजनेस का मेन चेहरा है और कोई नहीं। ओहो हाँ, वह उसकी खुशी पक्की कर सकती है, उसे यूनिवर्सिटी में रख सकती है, उसे ऑफिस में पार्टनर बना सकती है, उसका पूरा भविष्य सुरक्षित कर सकती है। शायद वह बाद में एक अमीर आदमी भी बन जाए, खुशहाल, इज्जतदार, और शायद एक मशहूर आदमी बनकर अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर ले। लेकिन मेरी माँ, वह सब रोदा की वजह से है, प्यारी रोदा की, उसकी पहली संतान की। ऐसे बेटे के लिए कौन ऐसी बेटी की कुर्बानी नहीं देगा? ओहो, प्यार करने वाले बहुत ज़्यादा पक्षपाती दिल, क्यों? उसकी खातिर हम सोनिया की किस्मत से भी पीछे नहीं हटेंगे। सोनिया, सोनिया मार्मोलादोव, जब तक वह दुनिया रहेगी जब तक वह दुनिया रहेगी हमेशा शिकार। तुम दोनों ने अपने त्याग का पैमाना तय कर लिया है। क्या यह सही है? क्या तुम इसे सह सकती हो? क्या इसका कोई फ़ायदा है? क्या इसमें कोई समझदारी है? और मैं तुम्हें बता दूं, दुनिया, सोनिया की ज़िंदगी मिस्टर लुजिन के साथ ज़िंदगी से ज़्यादा बुरी नहीं है। प्यार का तो सवाल ही नहीं उठता। माँ लिखती है, और अगर इज्जत भी न हो और उसके उल्ट नफ़रत, तिरस्कार, नफ़रत हो तो क्या? तो तुम भी अपना दिखावा बनाए रखना होगा, न कि क्या तुम समझती हो कि होशियारी का मतलब क्या है? क्या तुम समझती हो कि लुजीन की चालाकी सोनिया जैसी ही है, और शायद उससे भी बुरी, घटिया हो? तुम्हारे मामले में दुनिया ऐशो आराम का सौदा है, लेकिन सोनिया के मामले में तो बस भूख से मरना है। इसकी कीमत चुकानी पड़ती है दुनिया, इस चालाकी की। और उसके बाद में यह तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा और तुम्हें इसका पछतावा हो। वह कड़वाहट, वह दुख, वह बद्दुआएं, वह आंसू जो पूरी दुनिया से छिपे हुए हैं, क्योंकि तुम कोई मार्फा पेत्रोवना नहीं हो। और जब तुम्हारी माँ को कैसा लगेगा? अभी भी वह बेचैन है, वह परेशान है, लेकिन तब जब वह यह साफ साफ देख लेगी। और मैं, हाँ सच में, तुमने मुझे क्या समझ लिया? मैं तुम्हारी कुर्बानी नहीं लूंगा। दुनिया, मैं नहीं लूंगा। माँ, यह नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, मैं इसे नहीं मानूंगा। वह अचानक अपने प्रतिबिंब पर रुक गया और स्थिर खड़ा रहा। ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसे रोकने के लिए तुम क्या करोगे? तुम इसे मना करोगे? और तुम्हारा क्या हक है? तुम अपनी तरफ से उनसे वादा कर सकते हो कि तुम्हें ऐसा हक मिलेगा। अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा भविष्य तुम उन्हें जब दोगे, जब तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगे और कोई पोस्ट पालेगा, या हमने यह सब पहले ही सुना है और ये सब बातें, लेकिन अब कुछ करना होगा। अब क्या तुम समझ रहे हो? और तुम अभी क्या कर रहे हो? तुम उन पर जी रहे हो। वे अपने 100 रूबल की पेंशन पर कर्ज लेते हैं। वे स्वीड्रीगाइलोव से कर्ज लेते हैं। तुम उन्हें स्वीड्रीगाइलोव से, आफानासी इवानोविच वाहरुशिन से,
ओह भविष्य के करोड़पति जी उसके से कैसे बेचोगे, जो उनके लिए उनकी ज़िंदगी का इंतज़ाम करेगा। उनके 10 साल में, अगले साल में माँ शॉल बुनते-बुनते अंधी हो जाएगी। शायद रोते-रोते भी वह उपवास से परछाई बन जाएगी। और मेरी बहन, एक पल के लिए सोचो कि 10 साल में तुम्हारी बहन का क्या हुआ होगा। उसके साथ क्या हो सकता है उन 10 सालों के दौरान, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? तो वह खुद को परेशान करता है, ऐसे सवालों से परेशान करता रहता है और इसमें एक तरह का मज़ा पाता है। और फिर भी ये सारे सवाल कोई नए सवाल नहीं थे जो अचानक उसके सामने आ गए थे, और पुराने जाने पहचाने दर्द थे। बहुत पहले इन सवालों ने उसके दिल को जकड़ना और चीरना शुरू किया था। बहुत बहुत पहले उसकी आवाज़ की तकलीफ शुरू हुई थी। यह बड़ी और मजबूत हुई, यह मैच्योर और गाढ़ी हुई, जब तक कि इसने एक डरावने पागलों जैसे और अजीब सवाल का रूप नहीं ले लिया और उसके दिल और दिमाग को परेशान कर रहा था। जवाब के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था, और अब उसकी माँ का खत उस पर बिजली की तरह टूट पड़ा था। यह साफ था कि अब उसके बिना सोचे समझे परेशान नहीं होना चाहिए, अनसुलझे सवालों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे कुछ करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए और जल्द करना चाहिए। वैसे भी उसे कुछ तय करना ही होगा, वरना या फिर जिंदगी को पूरी तरह से छोड़ दो। वह अचानक गुस्से में चिल्लाया, अपनी किस्मत को वैसे ही स्वीकार करो जैसा वह है, हमेशा के लिए, और अपने अंदर सब कुछ दबा दो। एक्टिविटी, जिंदगी और प्यार पर से सारा दावा छोड़ दो। क्या आप समझते हैं सर? क्या आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? जब आपके पास मुड़ने के लिए कोई जगह नहीं होती। मार्मेलादोव का सवाल अचानक उसके दिमाग में आया, क्योंकि हर आदमी के पास मुड़ने के लिए कोई जगह जरूर होती है। क्योंकि उसके दिमाग आया कि हर आदमी के पास मुड़ने के लिए जरूर कोई जगह होती है। वह अचानक चौंक गया। कल का और ख्याल उसके दिमाग में फिर से आया, लेकिन वह उस ख्याल के बारे में बार बार आने से चौंका नहीं। वह जानता था कि उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि वह वापस आएगा। वह उसकी उम्मीद कर रहा था। उसके सब अलावा यह सिर्फ कल का ख्याल नहीं था। फर्क यह था कि एक महीने पहले कल भी उसका ख्याल कि महीने पहले कल भी उसका ख्याल सिर्फ एक सपना था, लेकिन अब वह बिल्कुल सपना नहीं लग रहा था। उसने एक नया डरावना और बिल्कुल अनजान रूप ले लिया था, और उसे अचानक खुद इसका एहसास हुआ। उसे अपने सिर में हथौड़ा जैसा महसूस हुआ और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने जल्दी से इधर उधर देखा। वह कुछ ढूंढ रहा था, वह बैठना चाहता था और एक सीट ढूंढ रहा था। वह के बुलवाइड बुलवार्ड पर चल रहा था। उसके सामने करीब 200 कदम की दूरी पर एक सीट थी। वह जितनी तेजी से हो सकता था उसकी ओर बढ़ा, लेकिन रास्ते में उसे एक छोटी रोमांचक घटना का सामना करना पड़ा, उसने जिसे जिसने उसका सारा ध्यान खींच लिया। सीट ढूंढते हुए उसने देखा कि एक औरत उसके आगे करीब 20 कदम चल रही थी, लेकिन पहले तो उसने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना रास्ते में आने वाली दूसरी चीज़ों पर। उसके साथ कई बार ऐसा हुआ था कि घर जाते समय वह उस सड़क पर ध्यान नहीं देता था जिससे वह जा रहा था, और उसे ऐसे ही चलने की आदत थी। लेकिन पहली नज़र में उसके सामने औरत खड़ी औरत में कुछ इतना अजीब था कि धीरे धीरे उसका ध्यान उस पर टिक गया। पहले तो बेमन से और मानो गुस्से से, और फिर ज़्यादा ध्यान से। अचानक यह जानने की इच्छा हुई कि उस औरत में ऐसा क्या अजीब बात है। पहली नज़र में वह काफ़ी जवान लड़की लग रही थी, और अब वह बहुत ज़्यादा गर्मी के बिना, सिर ढके, बिना छाता या ग्लव्स के, अजीब तरह से अपना हाथ हिलाते हुए चल रही थी। हालांकि उसने हल्की सिल्की कपड़े की ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन अजीब तरह से टेढ़ी मेढ़ी पहनी हुई थी, ठीक से हुक नहीं थी, और स्कर्ट के ऊपर कमरे के पास से फटी हुई थी। एक बड़ा टुकड़ा फटा हुआ था और ढीला लटका हुआ था। एक छोटा रुमाल उसके नंगे गले में पड़ा था, लेकिन एक तरफ तिरछा पड़ा था। लड़की भी लड़खड़ाते हुए चल रही थी, एक तरफ से दूसरी तरफ लड़खड़ा रही थी। आखिरकार उसने रस्कोल्निकोव का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने लड़की को सीट पर पकड़ लिया, लेकिन सीट पर पहुंचते ही वह उस कोने में उस पर गिर पड़ी। उसने अपना सारा सिर सीट के पीछे टिका दिया और आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज़्यादा थक गई थी और उसे
ध्यान से देखने पर उसने तुरंत देखा कि वह पूरी तरह से नशे में थी। वह एक अजीब और चौंकाने वाला नज़ारा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह गलत नहीं था। उसने सामने एक जवान गोरे बालों वाली लड़की का चेहरा देखा। 16 साल की, शायद 15 साल की से ज़्यादा नहीं। सुंदर छोटा सा चेहरा, लेकिन लाल और भारी लग रहा था, मानो सूजा हुआ था। लड़की को शायद ही पता हो कि वह क्या कर रही है। उसने एक पैर दूसरे पर चढ़ा रखा था, उसे बेढंगे तरीके से उठा रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसे पता ही नहीं कि वह सड़क पर है।